क्या बसपा लड़ रही है मनुवाद से आमने सामने की लड़ाई? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि इस देश के अंदर में जिस प्रकार तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, उन तमाम राजनीतिक पार्टियों की अपनी एक विचारधारा है और कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी विचारधारा के बिना नहीं चल सकती। और उसी प्रकार इस देश के अंदर में तमाम जो पार्टियां हैं, उनकी जिस प्रकार अपनी अपनी विचारधारा है, वैसे ही बता दें बहुजन समाज पार्टी की भी अपनी एक विचारधारा है। इस विचारधारा को समझने से पहले इस देश के अंदर में जो भारतीय संविधान है, इस संविधान के पहले एक प्रकार का और एक संविधान था, उसको हमें समझना पड़ेगा, तब जाके इस देश के अंदर में चलने वाली तमाम व्यवस्थाओं को आप समझ पाएंगे। इस देश के अंदर में भारतीय संविधान से पहले और एक संविधान था, जिस संविधान का नाम था मनुस्मृति। जिस मनुस्मृति के अंदर में लिखा गया था कि इस देश के अंदर में तमाम रहने वाले लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस प्रकार के अंदर में बांटे जाएंगे। और इतना ही नहीं तो इन तमाम लोगों को इस जाति व्यवस्था के अंतर्गत बता दें कि जाति व्यवस्था के साथ साथ इतने महीन तरीके से बांटा जाएगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में घृणा करना शुरू कर देगा। और उसी प्रकार की चीजें पूरे देश के अंदर में होती गई और समय के साथ में जो लोग हैं एक दूसरे से घृणा करना, गुस्सा करना शुरू कर दिए। जाति को लेकर जो गर्व महसूस करना इस देश के अंदर में शुरू हो गया। लेकिन जब भारतीय संविधान इस देश के अंदर बाबा साहब के लिखने के बाद में आया, बाबा साहब ने इस देश के अंदर में जब भारतीय संविधान लिखा, जहां पर भारतीय संविधान के ही हमको प्रियम्बल के अंदर में जो देखते हैं, प्रस्तावना के अंदर में हमको नजर आता है कि ये जो भारत है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को प्रस्थापित किया जाएगा। ये तमाम चीजें जब भारतीय संविधान के अंदर में आई, तो जो जाति व्यवस्था का जो एक दंश, ये जाति व्यवस्था को एक लंबे समय से कहीं न कहीं झेला जा रहा था, जो जाति व्यवस्था की गुलामी इस देश के अंदर में लागू थी, वो कहीं न कहीं खत्म होना शुरू हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी इसी विचारधारा के लोगों के मन मस्तिष्क में अब भी वो मनुस्मृति जिंदा है। जो लोग सोच रहे हैं कि इस देश के अंदर में जो संविधान है, वो संविधान नहीं होने के कारण, इस देश के अंदर में संविधान होने के कारण आज जो मनुस्मृति के जो कहने के विचार उनके मन मस्तिष्क में बसे हुए, उसे वो लागू नहीं कर पा रहे। और इसीलिए अनेकों प्रकार के दावपेच, अनेकों प्रकार के राजनीतिक तौर पर, चुनावी तौर पर इस प्रकार के चुनावी जीतने के बाद में राजनीति के साथ साथ अनेकों तरीके से दावपेच पूरे के पूरे भारत के अंदर में एक सांप्रदायिक माहौल के साथ साथ देखने को मिलते हैं। इस देश के अंदर में अगर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, अगर बात किया जाए कांग्रेस की, ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियां है, तो ये पार्टियों की अपने एक विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करेंगे तो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नाम बल्कि भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी अगर इनकी विचारधारा देखी जाए, अगर इनका इतिहास देखाता है, तो ये गोलवलकर और हेडगेवार वाली विचारधारा है, जो आरएसएस से निकले हुई विचारधारा। इस देश के अंदर में आरएसएस की जो विचारधारा है, जो हिंदू राष्ट्र को, रामराज को इस देश के अंदर में लाना चाहते हैं और भारतीय संविधान को वो जिस हिसाब से इस देश का नागरिक होने के साथ साथ मानना चाहिए, तो वो इस देश के अंदर भारतीय संविधान को सही मायने में इंप्लीमेंट करने या फिर उसको मानने के लिए इस तरह से इनकार देते हैं। और इसका एक लंबा इतिहास रहा है कि इन्होंने हमेशा से ही समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इन तमाम तत्वों को सर से नकारने का काम किया है और इसके विपरीत दिशा में ही हमेशा से ही काम किया है। उसके बाद अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो पार्टी है या फिर कांग्रेस की जो विचारधारा है, वो कांग्रेस की विचारधारा हमको गांधीवादी विचारधारा देखती है। लेकिन गांधीवादी विचारधारा के पहले अगर कांग्रेस का इतिहास देखा जाए, तो कांग्रेस एक ऐसी सबसे पहली पार्टी है जो इस देश के अंदर में यहाँ तक के बात करना शुरू करती थी कि इस देश के अंदर में तमाम जो लोग हैं, जो वोट देने का अधिकार है, वो किसे मिलना चाहिए। जो लोग शिक्षित है, जो लोग मैट्रिक पास है, जिनके जमीनी है, ऐसे तमाम लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं कि जिन लोगों ने इस देश के अंदर में सिर्फ मुख्य धारा के जो लोग हैं, मतलब कि जिन लोगों को शूद्र कहकर जाति से, अपने वर्ण से दूर रखा गया, जाति के नाम पर उनको एक बड़ा दूरी जिनसे बनाकर रखी गई, उन लोगों को पास में रखने का काम हमेशा से ही कांग्रेस ने किया। और उसके बाद में उनकी जो विचारधारा, वो भी इस बीजेपी के विचारधारा से, मतलब आरएसएस की विचारधारा से निकली हुई विचारधारा है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हो या फिर कांग्रेस की विचारधारा, ये दोनों की जो विचारधारा है समान है। क्योंकि इस देश के अंदर में लंबे समय से जब कांग्रेस ने राज किया, तो उसके बाद में भारतीय संविधान को अमल में लाने का काम बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन उसके बाद में अगर बात
करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी इस भारतीय संविधान को लगातार बदलने की बात करती है, लगातार इसको खत्म करने की बात करती है। ऐसे कई भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री और सांसद रह चुके हैं जिन्होंने ये बात कही है कि इस देश के अंदर भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए, इसके अंदर में समीक्षा होनी चाहिए, इसके अंदर में संशोधन होने चाहिए। ऐसी तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों के माध्यम से आए दिन हमको देखने को मिलते हैं। और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के जो आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष है विवेक देबरॉय, इनके माध्यम से एक बड़ा लेख लिखा गया, जिस लेख के अंदर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस देश के अंदर में वक्त आ चुका है कि भारतीय संविधान को बदल दिया जाए। बता दें कि आने वाले 2025 को जो आरएसएस है, इस संगठन को तकरीबन 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और कहने की इनकी एक मंशा नजर आ रही है कि इस आरएसएस की विचारधारा के अंतर्गत भारतीय संविधान को बदलकर उस देश के अंदर मनुस्मृति के आधार पर एक नया संविधान लागू करना चाहते हैं। अब बात करेंगे जिस प्रकार ये तमाम पार्टियां हैं जो आए दिन भारतीय संविधान को बदलने की बात करती है, इस देश के अंदर में दलित, आदिवासी और पिछड़ों के ऊपर में इनकी तमाम सरकारें जो चली है, ऐसी सरकारों के अंदर में दलित, आदिवासी और पिछड़ों और खासतौर पर धार्मिक अल्पसंख्यक में से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके ऊपर में जो होने वाले अन्य अत्याचार है यह अपने चरम सीमा पर है। जिस तरीके से भारतीय संविधान के माध्यम से कानून का राज चलना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आता। इसका मतलब यह है कि इस देश के अंदर में आखिर ऐसा कौन है या फिर कौन ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो इस देश के अंदर में भारतीय संविधान को अपना घोषणा पत्र मानती है, इस देश के अंदर में तमाम दलित, आदिवासी, पिछड़ों के मान सम्मान और स्वाभिमान और संविधान के अंदर में मौजूद समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को प्रस्थापित करना का काम करती है, जिन्होंने इस देश के अंदर में जब सरकार चलाई तो ऐसा एक उदाहरण प्रस्थापित कर दिया, ऐसा एक उदाहरण कहीं न कहीं बना दिया, जिसके कारण आज जिस भी तरीके से देश के अंदर में सरकार चली है वो तमाम सरकार उस प्रकार का काम अब तक बिल्कुल भी नहीं कर पाई है। तो आप अगर देखेंगे, आप अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस देश के अंदर में सिर्फ एकमात्र ऐसी पार्टी नजर आती है जिस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी कहती है कि इस देश के अंदर में जो भारतीय संविधान है यही हमारा घोषणा पत्र है। तमाम जो पार्टियां चुनाव आने के बाद में अपना घोषणा पत्र जारी करती है, लेकिन तमाम जो बड़े बड़े वादे करती है, चुनाव जीत लेने के बाद में, सत्ता आने के बाद में ये तमाम जो वादे हैं, ये तमाम जो जुमले हैं, ये जुमले साबित हो जाते हैं। ये तमाम वादे बिल्कुल भी पूरे नहीं किए जाते। लेकिन अगर बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जब बहुजन समाज पार्टी ने अपना शासन चलाकर दिखाया तो 4-4 बार कर रहा शासनकाल ये बताता है, ये उदाहरण देता है कि तमाम इस देश के अंदर में जो 107, 108 जो बहुजन महापुरुष रहे उनको जो सही मायने में समय समय पर इस जातिवादी, मनुवादी व्यवस्था ने अपमानित करने का काम किया है, जबकि उनको सम्मान मिलना चाहिए था। तो अपने सरकार के चलते जो सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में किया। इतना ही नहीं तो इसके साथ साथ बता दे कि तमाम जो कानून के माध्यम से कानून का राज हो उसको पूरी तरीके से प्रस्थापित करने का, लागू करने का काम किया। गुंडा राज जो चरम सीमा पर पहुंच चुका था उसको शून्य करने का काम किया। ये तमाम जो अहम काम कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में देखे जाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का आप शासनकाल उठाकर देख लीजिए या फिर कांग्रेस का शासनकाल उठा के देख लीजिए, वैसा काम कहीं न कहीं जो बहुजन समाज पार्टी ने करने के दिखाया है उस प्रकार का कहने के काम देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल के साथ वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो जिस प्रकार तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जिस प्रकार भारतीय संविधान को बदलने की बात करती है, जिनकी सरकारों के चलते हम देखा जाए तो बहुजन समाज के ऊपर में, दलित, आदिवासी और पिछड़े और मुसलमानों के ऊपर में जो होने वाले अन्य अत्याचार है, इन तमाम सरकारों या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस की सरकार हो या बाकी जो अन्य मनुवादी पार्टियां, इनकी सरकारों के अंदर में जो अन्य अत्याचार है, जो चरम सीमा पर है, इसके ऊपर में लगाम लगते हुए नजर नहीं आती। और ये तमाम जो पार्टियां रोड रास्तों पर इन दलित, आदिवासी और पिछड़ों के आवाज को बुलंद करते हुए नजर नहीं आती। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करेंगे तो बता दें 4 प्रदेश के अंदर में जो होने वाले चुनाव है या फिर पूरे 5 वर्षों के अंतराल के अंदर में बता दें कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही जमीन पर नजर आती है। हमेशा से ही तमाम दलित, आदिवासी, पिछड़ों के मान सम्मान, स्वाभिमान और भारतीय संविधान को अगर बदलने की बात की जाए तो उसके लिए पूरे बुलंदी के साथ में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान मायावती, इनके माध्यम से लगातार प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। इस देश के अंदर बहुजन समाज की ये राष्ट्रीय समस्या है। इन राष्ट्रीय समस्याओं का अगर निवारण करना है तो राष्ट्रीय पार्टी, इसका मतलब कि एकमात्र एक कहीं न कहीं विकल्प ही देखा जा सकता है। अगर बात करेंगे पंजाब के अंदर में जिस प्रकार तमाम दलित, आदिवासी और पिछड़ों के ऊपर में जो होने वाले अन्य अत्याचार थे उसके ऊपर में बहुजन समाज पार्टी ने रोड रस्तों पर आकर आंदोलन करने का
काम किया। हाल ही में अगर बता दें कि भोपाल के अंदर में एक पैदल मार्च, विशाल पैदल मार्च बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के माध्यम से निकाला गया। बता दें मध्य प्रदेश के अंदर में एक ऐसा मध्य प्रदेश जहां पर एक आदिवासियों की एक बड़ी जनसंख्या है, एक बड़ी आबादी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आदिवासी समाज के एक युवक के ऊपर में पेशाब करने का काम करता है। सीधी जिले से वीडियो निकल कर आता है। इस प्रकार का कुकृत्य पूरे देश के अंदर में देखने को मिलता है। मणिपुर के अंदर में आप देख लीजिए किस प्रकार आदिवासी समाज के ऊपर में अन्य अत्याचार अपने चरम सीमा पर है। लगातार पिछले 2.5 से 3 महीने से जो मणिपुर जलता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूरे इस शासनकाल को लेकर अपना एक विरोध प्रदर्शन जारी करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने भोपाल के अंदर में अपना विशाल पैदल मार्च किया। उसके बाद बात करेंगे राजस्थान के अंदर में, तो राजस्थान के अंदर में जिस प्रकार जो दलित आदिवासियों के लिए एक कब्रगाह बन चुका है, लगातार अनेकों प्रकार के इस प्रकार की घटनाएं, जहां पर मूंछ रखने से लेकर तो घड़े से पानी पीने से लेकर तो अच्छे कपड़े पहनने से लेकर तो घोड़ी पे बैठ जाने से, ये तमाम वारदातें लगातार अनेकों दिन आए दिन देखने को मिलती है, जिस पर बिल्कुल भी लगाम नहीं है। और इसी कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान के अंदर में चल रही है, जो ये बातें कहती है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई वारदात होती है, कोई अगर अपराध होता है, तो उसके ऊपर में सबसे पहले कार्रवाई करने का काम कांग्रेस के माध्यम से किया जाता है। ऐसे अनेकों अनर्गल बातें लगातार कांग्रेस के माध्यम से की जाती है। ये तमाम चीजों का भंडाफोड़ करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की संकल्प यात्रा राजस्थान के अंदर में लगातार चलते हुए नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के अंदर में आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और इस आदिवासी बाहुल क्षेत्र की लगातार समस्या है, जिसकी जंगल जमीन से लेकर तो तमाम चीजों को हड़पने का काम इस कांग्रेस की सरकार के माध्यम से, भूपेश बघेल की सरकार के माध्यम से लगातार हो रहा है। और इसका निवारण करने के लिए, इन तमाम समस्याओं का विरोध करने के लिए, तमाम नीतियों का विरोध करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने हाल ही में ही अपना विशाल धरना प्रदर्शन किया। बता दें जहां जहां पर भी पूरे देश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी हमको देखने को मिलती है, और जहां जहां पर भी बहुजन समाज के ऊपर में जो होने वाले अन्य अत्याचार है, ये तमाम अन्य अत्याचारों के खिलाफ लगातार बहुजन समाज पार्टी अपना आवाज बुलंद कर रही है। तेलंगाना से अगर बात करेंगे, तेलंगाना के अंदर बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आर.एस. प्रवीण कुमार है, और आर.एस. प्रवीण कुमार के माध्यम से तमाम जो केसीआर ने जिस प्रकार उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, बाबा साहब के 125 फीट की मूर्ति बना देते हैं, सचिवालय का नाम बाबा साहब के नाम पर रख देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार है, इससे खौफ खाते हुए ही तमाम तरीके से केसीआर के माध्यम से अब ये तमाम चीजें की जा रही है। और बता दें केसीआर ये वही मुख्यमंत्री है जिनके माध्यम से कहा गया कि भारतीय संविधान के अंदर में संशोधन होना चाहिए, भारतीय संविधान के अंदर में समीक्षा होनी चाहिए। तो जहां जहां पर भी बहुजन समाज पार्टी मजबूत है, या फिर जो लोग कहीं ना कहीं संविधान को बदलने की बात करते हैं, उन तमाम लोगों को करारा जवाब देने का काम लगातार बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से किया जाता है। हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी के जो करीबी आर्थिक सलाहकार है, उनके माध्यम से संविधान बदलने की बात की गई, उसको लेकर अपनी प्रखरता से बात रखने का काम बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से की गई। इसका मतलब यह है कि देश के अंदर में अगर कोई ना कोई अगर राष्ट्रीय पार्टी है जो कहीं के दलित आदिवासी और पिछड़ों और तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात करती है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी नजर आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। राष्ट्रीय समस्या बहुजन समाज की है, तो इसका निवारण भी राष्ट्रीय होना चाहिए। अब 1984 के बाद में बनी बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार आज इतिहास के अंदर में एक अपना नाम शुमार कर चुकी है, जहां पर लाखों लोगों ने अपनी यहां पर जिंदगी कुर्बान कर दी, अनेकों लोगों के संघर्ष के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। और इस बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से अपने स्वाभिमान से, तमाम बहुजन महापुरुषों के इस विचारधारा से बहुजन समाज पार्टी से समझौता नहीं करती। अगर जो भी शर्तों पर, जिस भी तरीके से जो भी गठबंधन होते हैं, वो अपने शर्तों पर करने का काम करती है। बाबा साहब का भी यही इतिहास रहा, मान्य और कांशीराम साहब का भी इतिहास रहा, और उनके ही कदमों पर चलने का काम बहन मायावती के माध्यम से भी किया जाता है। एक तरफ देश के अंदर में एनडीए गठबंधन दिखता है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन दिखता है। लगातार बहन मायावती को इस इंडिया गठबंधन से जोड़ा जा रहा है, लेकिन तमाम तस्वीरें बहन मायावती ने साफ कर दिया कि इस देश के अंदर में हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, अपने बलबूते पर, अपने पैरों पर खड़े होंगे, और इसी पर अपने बलबूते पर चुनाव लड़कर एकला चलो के सिद्धांत पर अपनी ताकत को मजबूत करेंगे, और आने वाले तमाम चुनाव के अंदर में हम अपनी सरकार को बनाएंगे। अगर हमारी सरकार नहीं भी बन पाए, तो हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। तो ये तमाम चीजों को बहुजन समाज को आने वाले तमाम चुनाव के मद्देनजर रखते हुए समझना होगा, बातों की गंभीरता को समझना होगा, तब जाके हमारे बहुजन समाज की समस्याओं का निवारण हो सकता है। बाबा साहब लगातार ये बात कहते हैं
कि जाओ और अपने घरों के दीवारों पर लिख दो तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है, क्योंकि जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है, और जो समाज ताजा होता है उसकी समस्याएं नहीं होती। इसलिए बाबा साहब ने हमेशा से ही राजा बनने की विचारधारा हमको दी है, राजा बनने का संदेश दिया है। अब बहुजन समाज क्या फिर एक बार तमाम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के गफलत में आ जाएगा? क्या इनके लुभावने वादे में आ जाएगा? क्या इन तमाम षड्यंत्रों में फंस जाएगा, या फिर अपने बहुजन विचारधारा को मजबूत करने का काम करेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पूरी विचारधारा को लेकर जिस प्रकार हमने तमाम बातें रखी है, आप इन तमाम मसलों को लेकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं वो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।